हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास को हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम गुप्त प्रशासन और गुप्त साम्राज्य का भारतीय संस्कृति में योगदान अर्थात उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुप्त प्रशासन, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि गुप्तों के समय में संघात्मक व्यवस्था अर्थात सामंतीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया था। गुप्त शासकों ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया था। गुप्त सम्राट पूरे शासन का केंद्र बिंदु होता था। उसे विष्णु का अवतार भी माना जाता था, किंतु सम्राट का पद वंशानुगत था। सम्राट के पद के साथ साथ यहाँ महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि मंत्रिपरिषद के पद भी वंशानुगत हो गए थे। कुछ महत्वपूर्ण पदों को अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पद है कुमारामात्य। कुमारामात्य ये ऐसा पद था जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का था अर्थात प्रधानमंत्री था। दूसरा महत्वपूर्ण पद है रणभांडागारिक अर्थात युद्ध में जो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। महासंधि विग्राहक एक तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद का मंत्री है जिसे हम आधुनिक विदेश मंत्री कह सकते हैं। यह युद्ध और शांति का मंत्री भी कहलाता था। विनय स्थिति स्थापक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री था जो कि धर्म संबंधी मामलों को देखता था। सार्वजनिक जो मंदिर थे उनका प्रबंध भी विनय स्थिति स्थापक किया करता था। अन्य और भी काफी मंत्री पद हैं, किंतु हमने कुछ महत्वपूर्ण पदों को ही अपने वीडियो में शामिल किया है। यहां हम ये देख सकते हैं कि गुप्तकालीन सेना की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी अश्वारोही और धनुर्धरधारी। ये दो ऐसे सेना के अंग थे जो कि गुप्तकाल में महत्ता प्रदान प्राप्त थे। राज्य की आय की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आय का स्रोत था भूमि कर, और यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे हम भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। अन्य जो कर था वो था भोग। भोग वस्तुतः स्वैच्छिक रूप से राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला कर था। इसमें फल फूल अपनी इच्छा की वस्तुएं आम नागरिक राजा को दिया करते थे। ऊपरी कर एक ऐसा कर था जो कि अस्थायी रूप से जो कृषि करते थे उन किसानों से राज्य वसूल करता था। उद्रंग इसी प्रकार से स्थायी कृषकों से हासिल किया जाने वाला कर था। विष्टि बेगारी प्रथा के रूप में, बेगार कर के रूप में लिया जाता था। इसके बदले किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। हिरण्य एक ऐसा कर था जो कि नकद रूप से लिया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का दिनार कहलाता है और चांदी का सिक्का रुपया या रुप्यक कहलाता था। गुप्तकाल में हमें सिंचाई हेतु अर्घट का प्रयोग देखने को मिलता है जिसे हम रहट भी कह सकते हैं। हेनसांग जो हर्ष के समय में भारत की यात्रा करता है उसने इसको घंटी यंत्र की संज्ञा दी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्तकालीन भूमि माप की इकाइयां कौन कौन सी थी, तो पाटक, द्रोण, कुल्यावाप, नल और निवर्तन। इनमें से आपको जो भी याद हो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रादेशिक इकाइयों की अगर बात करें तो हम निम्नतम से उच्चतम की ओर देखेंगे तो सबसे नीचे की जो इकाई थी वो थी गांव। अनेक गांव मिलकर पेठ का निर्माण करते थे और अनेक पेठ का समूह वीथी कहलाता था। गुप्तकाल में अनेक वीथियों को मिलाकर विषय का निर्माण किया गया था और विषय मिलकर भुक्ति का निर्माण करते थे और सभी भुक्तियां मिलकर देश या राष्ट्र का निर्माण करते थे। राजा का न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय था, उसका आदेश सभी को मानना पड़ता था और इसका न्यायालय सभा, धर्मस्थान या फिर धर्माधिकरण कहलाता था। आमतौर पर प्राणदंड और शारीरिक दंड का प्रावधान गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में
नहीं किया गया था। गुप्त काल में हमें 5 प्रकार की भूमि प्रचलन में दिखाई देती है। पहला जो प्रकार है वो है क्षेत्र, जिसे कृषि योग्य भूमि कहा गया है। दूसरा जो प्रकार है वो है वास्तु, जिसमें निवास योग्य भूमि शामिल थी। तीसरा प्रकार है चारागाह, जिसमें चराई का क्षेत्र शामिल था। और चौथा है सिल भूमि, जो कि जोतने योग्य भूमि थी। और पांचवा है अपृहत, जो कि जंगली भूमि थी। गुप्त काल में सबसे विकसित उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग प्रचलित था। गुप्तकालीन प्रशासन को देखने के पश्चात हम गुप्तकालीन समाज पर सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे। यहां हमें 4 वर्णों में समाज बटा हुआ देखने को मिलता है। जातियों के विषय में व्यवसाय का जो बंधन था यहां पर शिथिल होने लग गया था। फिर भी वर्णों का जो आधार है वह गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति यहां पर अनिवार्य मानी गई थी। यहां बाल विवाह, सती प्रथा, इनका प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन भी यहां हो चुका था। नारद के द्वारा 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है और नारद के द्वारा नारद स्मृति में ही दासों के मुक्ति विधान का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन यहां पर अच्छा खासा था और पर्दा प्रथा हमें देखने को नहीं मिलती। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन अभी भी था, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्वयंवर प्रथा विद्यमान हो चुकी थी। गुप्त काल में ये महत्वपूर्ण विशेषता है समाज की कि यहाँ पर मिश्रित जातियां हमें देखने को मिलती है। काफी महत्वपूर्ण बात है। और मिश्रित जातियों में हमें मूर्धावशिक्त, कर्ण, अंभष्ट, पार्श्व आदि जातियां शामिल थी। कायस्थ गुप्त युग की एक महत्वपूर्ण देन है जाति के रूप में। शुरू में यह एक वर्ग था जो कि पेशेवर लेखक के रूप में विख्यात था, किंतु बाद में इसने एक जाति का रूप धारण कर लिया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी का पहला अधिकार गुप्तकाल में माना गया है। व्यापारियों का जो प्रमुख था वो गुप्तकाल में क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। क्योंकि हमें गुप्तकाल में व्यापार की अधिकता देखने को मिलती है, व्यापारियों के समूह देखने को मिलते हैं, इसीलिए व्यापारियों का जो प्रमुख है वह श्रेष्ठी संज्ञा से संबोधित किया जाता था। एक अन्य तथ्य है चिनांशुक। इसका शब्दार्थ है चीनी रेशम के वस्त्र। कई बार पूछा जाता है, चूंकि हमने अभी अभी देखा है कि गुप्तकाल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित था, इसीलिए चीनी रेशम के वस्त्रों को हम चिनांशुक नाम से देखते हैं। पैठन पूछा भी गया पिछली परीक्षाओं में कि पैठन गुप्तकाल में क्या था, तो यह एक सुदूर पश्चिमी भारत में स्थित एक व्यापारिक केंद्र था। महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं अपन। गुप्तकाल अपने इसी स्वरूप को लेकर सर्वाधिक चर्चित है। इसी बिंदु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का भारतीय संस्कृति में योगदान या फिर गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वैदिक धर्म को, वैष्णव धर्म को मानते थे। और सबसे जो गजब की बात है कि ये वैष्णव धर्म को सर्वाधिक प्रश्रय देने के बावजूद सहिष्णुता का गुण धारण किए हुए थे। इसीलिए गुप्त शासकों के काल में शैव धर्म का विकास भी हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था। ये यहाँ पर सहिष्णुता का परिचायक है। रामायण, महाभारत, पुराण और मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। एक प्रमुख विद्वान हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी शामिल थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसका विषय है गणित। इन्होंने दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम स्थापित की, इसका परिचय कराया और पाई का मान भी 3.14 आर्यभट्ट ने ही बताया था। यही दशमलव प्रणाली कालांतर में अरबों के माध्यम से, अरबी आक्रमण के समय अरबों के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करती है और पूरे विश्व को इस दशमलव प्रणाली का ज्ञान
कराया जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या भी आर्यभट्ट ने की थी। एक और तथ्य है कि पृथ्वी गोल है, यह अवधारणा भी आर्यभट्ट ने दी थी। अगला विद्वान है ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नामक जगह पर होता है। यह प्रश्न राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक और पुस्तक है खंड खाद्यक, इसका अरबी में अनुवाद अल बरूनी ने किया था। अन्य विद्वान हैं वराहमिहिर। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक और वृहत जातक ग्रंथों की रचना की थी। वृहत संहिता भारतीय संस्कृति का कोश भी कहलाता है। भास्कराचार्य प्रथम की बात करें तो ये गुप्तकालीन खगोल विज्ञानी थे और यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि भास्कराचार्य द्वितीय जो थे वो 12वीं शताब्दी में बीजापुर में जन्मे थे और उन्होंने ही सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी का जो भाग है वो लीलावती ग्रंथ है, जो कि बीजगणित का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला, इनके प्रमाण हमें झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं यहां से मिलते हैं। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, यहां पर मेहरौली लोह स्तंभ में शकों पर चंद्रगुप्त विजय का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यह मेहरौली लोह स्तंभ धातु विज्ञान का एक अभूतपूर्व नमूना माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि इतने वर्षों के पश्चात भी इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा भी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री सुंग यून 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत आया था। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन उस महत्वपूर्ण चीनी यात्री के अलावा एक गौण चीनी यात्री सुंग यून भी हमें याद रखना है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए थे और इन सिक्कों को दिनार कहा गया, जो कि हमने अभी अभी बात कर ली है। पहली बार सती होने का प्रमाण हमें भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव था, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ और इसमें पाशुपत संप्रदाय का विकास सर्वाधिक हुआ। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्ति भी हमें गुप्त काल में मिलती है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। मंदिर निर्माण कला इसी समय प्रारंभ हुई थी। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की और मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण हमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है और इसी दशावतार मंदिर में सबसे पहले शिखर का प्रयोग किया गया था। पंचायतन शैली में यह मंदिर निर्मित है। इसमें एक मुख्य मंदिर के अलावा 4 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है और उन पर छोटे छोटे शिखर भी स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार 5 मंदिरों की आयश शैली में कंप्लीट मंदिर का निर्माण किया जाता है। एक अन्य मंदिर है भीतरगांव का मंदिर, जो कि सिर्फ ईंटों से निर्मित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। सांची का मंदिर, जो कि मंदिर संख्या 17 के नाम से विख्यात है, यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। अर्थात मंदिर निर्माण कला को देखने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि नागर शैली का आधार गुप्त काल ने ही तैयार कर दिया था। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख के अनुसार, और इस मंदसौर अभिलेख का जो रचनाकार है वो है वत्सभट्टी। इस अभिलेख के अनुसार जुलाहों की एक श्रेणी अर्थात रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा भी एक विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है। अजंता की गुफाएं एक महत्वपूर्ण गुफा है चित्रकारी की दृष्टि से। ये घोड़े की नाल के आकार की हैं, धार्मिक विषय पर आधारित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। कुल 29 गुफाएं हैं, लेकिन इसमें से तीसरी, 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा गुप्त काल में निर्मित हैं।
17वीं गुफा को चित्रशाला भी कहते हैं और 16वीं गुफा से मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें प्राप्त होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अन्य गुफा है बाघ की गुफाएं। ये लौकिक विषय पर आधारित हैं और यहाँ ये महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफा धार्मिक पर है और बाघ की गुफा लौकिक विषयों पर है, आम जो जनजीवन है उस पर आधारित है। कुल इसमें 9 गुफाएं हैं। ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से दूर ग्वालियर के नजदीक एक बाघ की पहाड़ी में हमें मिलती हैं। राजकाज की भाषा गुप्तों के समय में संस्कृत थी और इसीलिए यहाँ पर हमें संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल भी देखने को मिलता है। गुप्त काल की रचनाओं की अगर बात करें हम, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। इसके अलावा भारवी ने किरातार्जुनियम, भास ने स्वप्न वासवदत्ता, वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद, ये हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। कालिदास ने काफी ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतुसंहार इत्यादि। इसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी गुप्त काल में ही रचना की गई थी। मेघदूत कालिदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है, वहीं ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण मंदिरों की अगर बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुटार का पार्वती मंदिर विख्यात गुप्तकालीन मंदिर हैं। षड दर्शन हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। षड दर्शनों में पहला है सांख्य दर्शन। यह कपिल मुनि के द्वारा प्रारंभ किया गया, रचित किया गया। योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा रचा गया। न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा। वैशेषिक कणाद व उलुक के द्वारा। पूर्व मीमांसा जेमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांत भी कहते हैं बादरायण के द्वारा दिया गया। ये षड दर्शन भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक मौर्य काल और गुप्त काल के समय से ही चर्चित आ रही सुदर्शन झील के काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। सुदर्शन झील का उल्लेख शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और इसके अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में निम्नलिखित शासकों के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया लोक कल्याण की दृष्टि से अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। ये सौराष्ट्र के गवर्नर थे ये चारों ही। दूसरा शासक है मौर्य काल से ही अशोक, जिन्होंने तुसास्प की सहायता से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तीसरा महत्वपूर्ण शासक है शक शासक रुद्रदामन, जिन्होंने स्वयं जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है। इन्होंने सुविशाख की सहायता से इसका जीर्णोद्धार करवाया और कालांतर में गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की सहायता से इसका निर्माण करवाया। यहीं पर हमारा गुप्त साम्राज्य का बिंदु समाप्त होता है। हमने गुप्त साम्राज्य के पार्ट 1 के वीडियो में राजनीतिक इतिहास पढ़ा और द्वितीय बिंदु में हमने प्रशासन, समाज और सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी। अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव, कोई कमी अगर आपको लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न आदि पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से आप अपने आवश्यक सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। कृपया वीडियो को बार बार देखें, इससे आपको आपकी रीट भर्ती परीक्षा के उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद होंगे। हमने अनावश्यक तथ्यों को अपने वीडियो में समाहित नहीं किया है। हमने सिर्फ आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही वीडियो को संकलित किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।